हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लैंथेनाइडों की प्राप्ति एवं पृथक्करण पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने लैंथेनाइड्स की संकुल निर्माण की प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन किया था। लैंथेनाइडों को उनकी प्राप्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। इसमें जो पहला वर्ग है वो है हल्के लैंथेनाइड या सीरियम समूह। ये जो ग्रुप है लैंथेनम 57 से लेके यूरोपियम 63 तक के तत्वों को हल्के लैंथेनाइड या सीरियम समूह के लैंथेनाइड कहा जाता है, क्योंकि इनके खनिजों में सीरियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। दूसरा जो वर्ग है वो है भारी लैंथेनाइड अथवा एट्रियम समूह, वाई ग्रुप। यह गैडोलिनियम 64 से ल्यूटीशियम 71 तक के तत्वों को भारी लैंथेनाइड अथवा एट्रियम समूह के लैंथेनाइड कहा जाता है, क्योंकि भारी लैंथेनाइड के खनिजों में एट्रियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्रोमीथियम के अतिरिक्त अन्य सभी लैंथेनाइड प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रोमीथियम एक बीटा उत्सर्जक रेडियोधर्मी तत्व है जिसकी हाफ लाइफ 2.64 ईयर्स होती है। हाफ लाइफ क्या होता है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे अणुओं को विघटित होने में जो समय लगता है वो उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। यह भारी नाभिकों के विखंडन से उत्पन्न होता है और आयन विनिमय यानी आयन एक्सचेंज विधि से पृथक किया जाता है। भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 238। इस प्रकार इसकी मिलीग्रामों में मात्रा से इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे लैंथेनाइडों के अयस्कों के बारे में कि लैंथेनाइड कौन कौन से अयस्कों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इनका जो प्रमुख अयस्क है वो है मोनेजाइट। लैंथेनाइडों का प्रमुखतम अयस्क मोनेजाइट है, जो थोरियम, लैंथेनम, एट्रियम तथा लैंथेनाइडों का मिश्रित फास्फेट होता है। इसके दूसरे जो प्रमुख अयस्क हैं वो हैं जीनोटाइम व बेसनेसाइट। जीनोटाइम में लैंथेनाइड तथा थोरियम ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में होते हैं और बेसनेसाइट दुर्लभ मृदा फ्लोराइड कार्बोनेट होता है, जिसका संगठन LnFCO3 होता है। ये खनिज स्कैंडिनेविया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस व संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत का जो त्रावणकोर है वहाँ के समुद्री तटों पर खनिज मोनेजाइट पाया जाता है। लैंथेनाइड धातुओं के धनायन पर समान आवेश एवं उनके समान आकार के कारण उनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, अतः उन्हें पृथक करना बहुत कठिन कार्य होता है। इस कारण यदि उनके उपयोग में उसके पृथक्करण की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है तो अयस्कों से लैंथेनाइडों के मिश्रण को निष्कर्षित करके उन्हें उसी मिश्रण रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका जो उदाहरण है वो है मिश्र धातु, मिश्र मेटल। यह हल्के दुर्लभ मृदा धातुओं का उसी अनुपात में मिश्रण होता है या मिश्र धातु होता है जिस अनुपात में ये अयस्क में पाए जाते हैं। मिश्र धातु के बहुत सारे उपयोग हैं। ये जो मिश्र धातु है यह अन्य धातुओं से सल्फर तथा ऑक्सीजन को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु का इस धातु का उपयोग अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इसकी उपस्थिति से तांबे की कठोरता बढ़ती है, यानी अगर इसको तांबे में मिला दिया जाए तो उसकी कठोरता बढ़ जाएगी। और क्या होता है,
एल्युमिनियम की ताप के प्रति शक्ति बढ़ती है। अगर एल्युमिनियम में मिश्र धातु को मिला दिया जाए तो एल्युमिनियम की जो ताप की शक्ति है वो बढ़ जाती है। एल्युमिनियम उच्च ताप पर स्थायी हो जाता है। मैग्नीशियम की शक्ति बढ़ जाती है, जिससे इसका उपयोग जेट इंजन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील को लेथ कार्य के लिए उपयोगी बनाता है मिश्र धातु। और इसके अलावा निकिल में ऑक्सीकरण प्रतिरोध बढ़ाता है। अगर निकिल में इस मिश्र धातु को मिला दिया जाए तो इसका ऑक्सीकरण के प्रति प्रतिरोध बढ़ जाता है। 30% लोहे के साथ मिश्रित करने पर यह सिगरेट लाइटर का चकमक पत्थर बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यदि इसको 30% लोहे के साथ मिला दिया जाए तो यह चकमक पत्थर भी बन सकता है। मोनेजाइट से विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न लैंथेनाइडों को प्राप्त करने की कई प्रकार की विधियां होती हैं, जिसमें पहली विधि है खनिज का सांद्रण। चूँकि मोनोजाइट रेत है वो काफ़ी भारी होती है, अतः गोल्ड के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गुरुत्वीय विधि द्वारा पहले इसे हल्की अशुद्धियों से मुक्त कर दिया जाता है। फिर इसके कम चुंबकीय गुणों के आधार पर चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा इसे अन्य अशुद्धियों से भी दूर कर दिया जाता है। इस प्रकार से सांद्रित खनिज में 7.5% थोरियम ऑक्साइड, 30% सीरियम ऑक्साइड और 30% अन्य दुर्लभ मृदा और 29% P2O5 तथा 1.5% SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। खनिज का भंजन, क्रैकिंग ऑफ मिनरल्स। उपरोक्त जो सांद्रित अयस्क है या सांद्रित खनिज की रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है, जिसे खनिज का भंजन कहा जाता है। इसके लिए सांद्र H2SO4 अथवा सांद्र NaOH का या सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों विधियों से जो खनिजों का भंजन होता है उसको चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो ऊपर ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो चार्ट प्रथम है वो सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा भंजन होता है, यानी क्रैकिंग विद कंसंट्रेट H2SO4। इसमें क्या होता है कि पिसा हुआ सांद्र जो खनिज होता है उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है जो कि 90% होता है। फिर इसको गर्म करते हैं 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 घंटे के लिए, जिससे एक गाढ़ा पेस्ट प्राप्त होता है। और उस गाढ़े पेस्ट को जल से निष्कर्षण करते हैं, जल मिला देते हैं और फिर उसको निष्कर्षित करते हैं। जो विलयन प्राप्त होता है उसमें लैंथेनाइड 2+, थोरियम 4+, ZrO2 2+ के सल्फेट और H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, सोडियम पायरोफॉस्फेट Na2P2O7 होता है। और जो अवशेष बचता है उसमें होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, अप्रयुक्त खनिज व जिरकोनियम सिलिकेट, ZrSiO4। इसको पीसकर वापस पुनः निष्कर्षण की प्रक्रिया करते हैं। उसमें जो अवक्षेप आएगा उसमें होगा THP2O7 और जो क्षनित होगा उसमें उसको क्या करते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ गर्म करने से अवक्षेप प्राप्त होता है। उसमें अमोनियम ऑक्जेलेट डाल के उबाल लेते हैं। उबालने पे जो अवक्षेप आएगा उसमें Ln2C2O43 यानी लैंथेनम ऑक्जेलेट होते हैं। उसको सांद्र H2SO4 के साथ तीव्र गर्म करते हैं, जिससे एक स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है। उस स्वच्छ विलयन में सोडियम सल्फेट डालते हैं
तो जिससे अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप में हल्के लैंथेनाइड्स होते हैं, लैंथेनम 57 से यूरोपियम 63 तक के। ये डबल साल्ट्स के रूप में होते हैं। इसमें NaOH डाल के गर्म करते हैं और हल्के लैंथेनाइड के जलीयोजित हाइड्रोक्साइड जलीयोजित ऑक्साइड्स प्राप्त हो जाते हैं, जिनको 100% वायु में शुष्क करने पर हल्के लैंथेनाइडों के ऑक्साइड्स का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें फिर डाइल्यूट HNO3 डाला जाता है, नाइट्रिक अम्ल डाला जाता है और उसको निष्कर्षण करते हैं, जिसमें विलियन होता है। विलियन में हल्के लैंथेनाइड्स के नाइट्रेट होते हैं और जो अवक्षेप आता है उसमें सीरियम ऑक्साइड होता है। इसको 85% HNO3 के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे सेरिक नाइट्रेट बनता है। फिर उसको डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है, जिससे लाल क्षारीय नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो ये थी पहली विधि जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा भंजन किया जा रहा है। दूसरी विधि है वो है सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा भंजन, क्रैकिंग विथ कंसंट्रेट NaOH। इसमें क्या करते हैं, जो पिसा हुआ सांद्रित खनिज होता है उसमें 74% कंसंट्रेटेड NaOH डाल देते हैं और इसको फिर 140 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे इसकी एक पेस्ट बन जाती है। इस पेस्ट को जल के साथ हिलाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं और फिर इसको छानते हैं। जो अवक्षेप आता है उसमें लैंथेनाइडों के हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे थोरियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और जिरकोनियम सिलिकेट। और जो विलियन होता है उसमें हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट और सिलिकेट्स होते हैं। जो अवक्षेप आया उसमें HCl मिला के गर्म करते हैं, जिसमें अवक्षेप आएगा टाइटेनियम ऑक्साइड का और जिरकोनियम सिलिकेट्स का। और जो विलियन है उस विलियन में लैंथेनम 3+ व थोरियम 4+ के जलयोजित क्लोराइड्स होते हैं। तो ये दोनों चार्ट थे लैंथेनाइड्स के भंजन के। पहला भंजन था सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से, और जो सेकंड चार्ट है वो है NaOH द्वारा भंजन, क्रैकिंग। तो ये भंजन है। भंजन के बाद में लैंथेनाइडों का जो पृथक्करण किया जाता है, सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, ये 2 विधियों द्वारा किया जाता है। मोनोजाइट से लैंथेनाइड प्राप्त करने के लिए जो पहली स्टेप है वो है खनिज का सांद्रण, दूसरा है खनिज का भंजन और तीसरी स्टेप है लैंथेनाइड्स का पृथक्करण। तो जो उपयुक्त विधि है खनिज का सांद्रण और खनिज का भंजन, इससे प्राप्त लैंथेनाइड लवणों के मिश्रण से लैंथेनाइडों को पृथक करने की विधियों को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली है पुरानी रूढ़ विधि और दूसरी है नई आधुनिक विधि। तो जो पुरानी रूढ़ विधि है उसमें जो पहला प्रकार है वो है प्रभाजी क्रिस्टलन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। यदि कुछ लवणों की विलेयता में थोड़ा सा भी अंतर है तो उनके मिश्रण में से उनका क्रिस्टलन भिन्न भिन्न समय पर होगा, यानी जिसकी विलेयता ज़्यादा है उसका क्रिस्टलन बाद में होगा, और जिसकी विलेयता कम होती है वह लवण पहले क्रिस्टलीकृत होता है। लैंथेनाइडों के लवणों में उनकी विलेयता लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक घटती है, हम ये जानते हैं। सामान्य लवणों में नाइट्रेट, सल्फेट, ब्रोमेट, परक्लोरेट एवं ऑक्सीलेटों का अवक्षेपण किया जाता है। इस प्रकार जो द्विक लवण हैं उनमें लैंथेनम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, और इनमें क्रिस्टल जल होता है और उसका फार्मूला होता है 2LnNO33 और .3mg NO3224S2O। इस प्रकार के लवणों को अवक्षेपित किया जाता है। NdNO33 व PrNO3 को पृथक करने के लिए ईथर जैसी निर्जलीय विलायक का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने की आवश्यकता पड़ती है। प्रभाजी क्रिस्टल को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को हम सरल चित्र 6 द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं।
जो प्रभाजी अवक्षेपण, जो आगे की जो स्टेप है इसमें, यदि हम लैंथेनाइड लवणों के विलयन में किसी अवक्षेप की सीमित मात्रा डालें तो वही लैंथेनाइड अवक्षेपित होंगे जिनमें विलेयता गुणनफल के मान न्यूनतम होंगे। और यह हम जानते हैं कि लैंथेनाइडों की क्षारकता का मान लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटता जाता है। अतः यदि लैंथेनाइड लवणों के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन डाले जाएं तो सबसे पहले दुर्बल क्षार ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले अवक्षेपित होगा और सबसे प्रबल क्षार लैंथेनम हाइड्रोक्साइड सबके बाद में अवक्षेपित होगा और बीच के हाइड्रोक्साइड क्षारकता के बढ़ते क्रम में अवक्षेपित होते जाएंगे। प्रभाजी क्रिस्टल की भांति प्रभाजी अवक्षेपण के लिए इस विधि में भी प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है। प्रभाजी ऊष्मीय विघटन, लैंथेनाइडों के ऑक्सी लवण उदाहरण के लिए जैसे नाइट्रेट हैं, सल्फेट आदि को गर्म करने पर विघटित होकर ऑक्साइड बनते हैं। प्रत्येक लैंथेनाइड के लिए एक टेम्परेचर निश्चित होता है जिस पर उसका ऑक्सी लवण विघटित होता है। यह ताप लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक घटता जाता है। अतः जब लैंथेनाइड नाइट्रोटों के मिश्रण को गर्म करके गलित किया जाता है और फिर उसे जल के साथ सोखा जाता है तो इट्रियम समूह के लैंथेनाइड कम क्षारीय होने के कारण सांद्र होते जाते हैं और इस प्रकार उन्हें क्षारीय लैंथेनाइडों से पृथक किया जाता है। और इस प्रक्रिया को भी कई बार दोहराना पड़ता है जिससे सारे लैंथेनाइड पृथक हो जाते हैं। अगली विधि है संयोजकता परिवर्तन विधि, वैलेंसी चेंज। +3 आंशिक अण्वस्था में तो सभी लैंथेनाइडों की स्थायी आंशिक अण्वस्था है, लेकिन कुछ लैंथेनाइडों की +2 आंशिक अण्वस्था अथवा +4 आंशिक अण्वस्थाएं भी स्थायी होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भिन्न आंशिक अण्वस्था में आयन के गुण भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे जिससे उनका पृथक्करण आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लैंथेनाइड मिश्रण को यदि क्षारीय परमैंगनेट अथवा ब्रोमेट विलयन के साथ ऑक्सीकृत करवाया जाए तो सीरियम +4 आंशिक अण्वस्था में आ जाएगा और सीरियम +4 पर सीरियम 3+ की तुलना में अधिक आवेश है जिससे इसका आकार छोटा है और उसकी वजह से क्षारीय गुण कम हो जाएंगे जिसके कारण यह सीरियम हाइड्रोक्साइड, सीरियम ऑक्साइड अथवा क्षारीय लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा, जबकि अन्य लैंथेनाइड 3+ आयंस विलयन में ही रहेंगे। सीरियम +4 को नाइट्रिक अम्ल विलयन में से लैंथेनाइड 3+ आयनों से पृथक करने के लिए तृतीय ब्यूटिल फॉस्फेट का भी उपयोग किया जा सकता है। इस विधि द्वारा 40% सीरियम वाले मिश्रण विलयन में 99% शुद्ध सीरियम प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रोमीथियम तथा ट्रबियम को भी +4 आंशिक अण्वस्था में आंशिकृत तो किया जा सकता है, लेकिन ये जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, अतः इन्हें Pm+4 व Tb4+ के रूप में पृथक किया जा सकता है। यदि इनका आंशिकरण पिघले हुए NaOH के साथ किया जाए तो ये प्रक्रिया हो सकती है। इसी प्रकार यूरोपियम को पृथक करने के लिए +2 आंशिक अण्वस्था में अपचयित किया जाता है। यदि लैंथेनम 2+ के मिश्रण के मरकरी को कैथोड का उपयोग करते हुए वैद्युत अपचयन कराया जाए अथवा लैंथेनम 3+ आयनों के मिश्रण का जिंक अमलगम के साथ अपचयन करवाया जाए तो यूरोपियम 3+ का अपचयन यूरोपियम 2+ में हो जाता है, जिसका यूरोपियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपण करवाया जा सकता है, क्योंकि गुणों में यह क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों के समान व्यवहार करता है। सोडियम अमलगम जैसे प्रबल अपचायकों के साथ समेरियम तथा इटर्बियम को भी +2 आंशिक अवस्था में आंशिकृत करवाया जा सकता है। तो ये थी रूढ़ विधियाँ यानी पुरानी विधियाँ, और वर्तमान में काफ़ी आधुनिक विधियाँ विकसित हो चुकी हैं, लेकिन सीरियम व यूरोपियम को आज भी संयोजकता परिवर्तन विधि द्वारा ही पृथक किया जाता है। यानी सीरियम के लिए यह विधि काफ़ी ईजी रहती है, जिससे आज भी इस विधि का संयोजकता परिवर्तन विधि का महत्व बरकरार है।